नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर के जो 28 जनवरी 2023 के बारे में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस करंट अफेयर के पॉइंट के साथ में हम अन्य जीके के पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, ताकि हमारे जो कुछ और रिवीजन जीके के हैं वो हमारे दिमाग में प्रश्नों का रिवीजन रिमाइंड होता रहे। तो हम एक ही प्रश्न में कई फैक्ट की तैयारी करते हैं, और ये जो हमारे करंट अफेयर के फैक्ट होते हैं ये फुल डिटेल के साथ में होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपका जो प्रश्न 1 है ये आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसने निवेशकों को राहत देते हुए यस बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 8,400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एडिशनल टीयर 1 जो है A1 जो बांड है को राइट ऑफ को रद्द कर दिया गया। देखिए दोस्तों, जो यस बैंक लिमिटेड है, यस बैंक ने कुछ बॉन्ड जारी किए गए थे जिनको अतिरिक्त बॉन्ड कहते हैं या एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड कहते हैं। और जो इनकी जो राइट ऑफ होता है कि जो बैंकों को अधिकार मिलता है कि वो कभी भी बॉन्ड को अपने हिसाब से उनके ख़त्म कर सकते हैं, उनकी मैच्योरिटी के लिए वापस ला सकते हैं। सारी चीज़ें जो है तो कुछ ज़्यादा अधिकार बैंक के होते हैं। उन अधिकारों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया है, जिस वजह से ये चर्चा में आ गया। ठीक है, तो 8,400 करोड़ रुपए के थे एडिशनल टायर 1 बॉन्ड जो थे वो, और उनका जो राइट ऑफ रद्द किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसने रद्द किया है। अब हम बात करते हैं जो आपका अतिरिक्त टीयर 1 या एडिशनल जो टीयर 1 बॉन्ड है उसके बारे में। तो ये एक तरीके के बॉन्ड होते हैं जो असुरक्षित बॉन्ड होते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं और इसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती, मतलब कोई मैच्योरिटी की तिथि इनकी नहीं होती है। ये बॉन्ड आमतौर पर बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं और कोर या टीयर 1 को पूंजी को मजबूत करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बैंक अपने जो निधि उसकी होती है उसको मजबूत करने के लिए समय समय पर ऐसे बॉन्ड जो है जारी करती है। अब जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड हैं, अन्य किसी प्रकार के जो ऋण बॉन्ड होते हैं, ऋण बॉन्ड से नीचे के स्तर के होते हैं। ठीक है, और सामान्य इक्विटी से ऊपर के स्तर के होते हैं। सेबी ने इसकी जांच किया तो यस बैंक ने निजी निवेशकों को इन बॉन्ड की खरीद से जुड़े हुए जोखिमों के बारे में पूरी तरह से खुलासा नहीं किया था। यस बैंक ने जो अपने निवेशक थे, जब इन्होंने बॉन्ड दिए थे तो उनसे जो इसके जोखिम हैं उनका खुलासा या उनकी जानकारी अपने निवेशकों को नहीं दी थी, जिससे क्या हुआ, खुलासा किए बिना संस्थागत निवेशकों से निजी निवेशकों को टीयर 1 बॉन्ड की बिक्री की अनुमति दे दी। मतलब जो इनके जो नियमित बॉन्ड खरीदते थे उनको बिना बताए जो प्राइवेट टाइप के लोग थे उनको इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ये चीज़ें थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपने जानकारी पूरी दी नहीं, जो जोखिम उसके हैं, जहाँ उनका लॉस हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो आपके अधिकार हैं इस बॉन्ड के ऊपर बैंक के, उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ये जो बात की किसने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम, उनका नाम है दीपांकर दत्ता नाम है। अब ये बात हो रही है बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे कहाँ पड़ता है, बॉम्बे पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी, और उसके मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे हैं, राजधानी मुंबई है, गवर्नर इसके भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र को पहले दोस्तों देवगिरी के नाम से जाना जाता था, और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो इतना हो गया, इतने फैक्ट इस क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र ने इस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए असम के किस स्थान को नामांकित करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है चराई देव मोईदाम को यूनेस्को की विरासत में शामिल करने के लिए। जो अपनी केंद्र सरकार है उसने चराई मोईदाम का नाम दिया है कि भाई इसको भी आप शामिल कर लीजिए, और ये कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या। देखिए ये क्या है, जो असम का जो ताई अहोम समुदाय था, ठीक है, जो जिनका शासन था वहाँ पे, तो उन्होंने 13वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में जो उनके यहाँ लोग मृत्यु प्राप्त करते थे, जिनका निधन हो जाता था, उनको दफनाने की, टीला दफनाने की परंपरा है, जो एक तरीके का कह सकते हो कि शमशान घाट है। ठीक है, यह अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को उनकी सामग्री के साथ दफनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में के बाद जो है अहोम सरकार ने दाह संस्कार की
हिंदू पद्धति को अपना लिया था और चराई देव के जो मोईधाम जगह है उसमें दाह संस्कार की हड्डियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया था। अब तक खोजे गए 386 मोईधाम में से अहोम के टीले की दफन परंपरा के चराई देव में 90 शाही समाधि सुव्यवस्थित ढंग से संरक्षित और अधिक प्रतिनिधित्व वाले पूर्ण उदाहरण है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये अहोम राजवंश के साथ जो है संबंध रखते हैं और उनके जो शरीर के अवशेष हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको केंद्र सरकार ने यूनेस्को की जो विरासत श्रेणी है उसमें शामिल करने के लिए बात की है। अब यहाँ पे जो नाम है वो नाम आता है असम का। ठीक है, तो असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम जो राज्य है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी इसकी दिसपुर है और मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ के जगदीप मुखी हैं और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? कामरूप था। पड़ोसी ज़िले में इसके अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, और नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बांग्लादेश भी है, मेघालय भी है और यहाँ पे भूटान पड़ता है। ठीक है, तो भूटान और बांग्लादेश ये दो तरीके के जो देश हो गए, और बाकी इसके चारों तरफ से जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और मेघालय, ये जो है इस चारों ओर असम के पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, निमेरी और डेबू सैखोवा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना और देहिंग पटकाई, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हैं। तो इनको आपको आप रिमाइंड करते रहें साथ में इसके। और आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब जो ये जो हुआ था आपका जो चराई मोईधाम, तो इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि अभी क्या है कि जो असम के एक सूरवीर थे जिनका नाम था लचित बोरफुकन, तो इन्होंने क्या किया था, ये एक बहुत ही वीर थे और इनको जो इसका नामांकन जो चराई देव मोईधाम का जो नामांकन है इसलिए ज़रूरी हो गया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो अपना देश है वो लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मना रहा है। ठीक है, और जो इनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1942 को हुआ था। अब इनका जो वीरगाथा है, कही जाती है कि 1671 में सरायघाट की लड़ाई हुई थी मुगल सेना के साथ में, तो इन्होंने उसकी जो आक्रमण था उसको विफल कर दिया था। और ये जो लड़ाई है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अपने आप में जो नौसेना की लड़ाई थी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा थी, और अंततः जो थी मुगल जीते, और लेकिन इनकी जो वीरगाथा है वो अभी भी वहाँ पे प्रचलित है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि इनके नाम पे एक स्वर्ण पदक भी लॉन्च किया है जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है, और ये जो पदक है 1999 से रक्षा कर्मियों को दिया जाता रहा है उनके जन्मदिवस पर। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लचित बोरफुकन भी कहाँ से हैं? असम से संबंध रखते हैं, और 400वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात हो रही है। राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो मनाया गया 24 जनवरी को। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी, और इसे जो मनाया जाता है, जो इसे मंत्रालय मनाता है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये मनाया जाता है। जैसा कि ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये इसका उद्देश्य है लड़कियों के प्रति समाज का नज़रिया बदलना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, जो पहले बहुत होती थी, अभी बहुत ही रेयरेस्ट केस होते हैं इसमें, जो अपने आप में रेयर केस होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे समाज हैं जो इस चीज़ से भी अलग नहीं हो पाए हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो है अभी जो थीम 2023 की है उसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो पिछला साल था उसकी घोषणा थी, तो उसके बारे में आपको तो ये जो भ्रूण हत्या है इसको कम करना, कम उम्र में विवाह करना और शिक्षा समस्याएं जो है, तो ये चीज़ें होती हैं। इस वजह से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। और सरकार के कुछ प्रयास भी हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, और जब लड़कियां पढ़ती हैं तो माध्यमिक शिक्षा में भी उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कन्या विद्याधन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें सरकार की तरफ से हैं इसके बारे में। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो येलो बैन डिजीज़ एक बीमारी है, इससे कौन प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होता है कौन? प्रवाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरल। और ये अभी हाल में क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं कैरेबियन सी की, तो कैरेबियन सी में जो प्रवाल थे, जो ये कोरल थे, इनको काफ़ी ज़्यादा
क्षति पहुंचाई है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ये थाईलैंड के पूर्वी तट पर आ गया है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हुई है। और जो एक थाईलैंड का जो शहर है पटाया, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। इसमें होता क्या कि प्रवाल में जो येलो कलर का ये एक संक्रमण हो जाता है, और इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो प्रवाल है वो नष्ट हो रहे हैं बड़ी भारी मात्रा में। और वैज्ञानिक भी इसका कोई जो इलाज है वो अभी तक नहीं मिला है। और जिस वजह से क्या होगा कि एक तरीके से जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित होगा, और जिस तरीके से सारे द्वीप प्रायद्वीप जो बनते हैं नए नए, उनके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई है, और इसके ऊपर आने वाले काफ़ी अभी सर्चेज होंगी जिनके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। और इसका वैज्ञानिक जो है कारण बता रहे हैं कि कुछ जो जलवायु परिवर्तन हुआ है और आर्थिक मछली जो अत्यधिक मछली पकड़ने की चीज़ें हुई हैं, और प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है पानी का, जिससे तापमान भी चेंज हुआ है, इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हुआ है। ये है आपका येलो बैंड डिजीज जो होगा कोरल में, और कोरल में ये पीले कलर का जो संक्रमण है वो डालता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में दो स्कूली बच्चों में नोरा वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई। तो नोरा वायरस की बात हो रही दोस्तों है, तो नोरा वायरस आपको ध्यान में रखना है, और ये कहाँ हुआ है, केरल राज्य में हुआ है स्कूली बच्चों में। और बात करते हैं कि एक वायरस कैसा है, तो ये वायरस जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब ये आंत में होता है, एक तरीके से गैस्ट्रिक बीमारी है ये, और ये जो है आंत में होती है, इंटेस्टाइन में होती है। और इसमें होता क्या है कि गंभीर उल्टी, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त इसमें होना शुरू हो जाते हैं, और जिससे पेट और आंत में सूजन आ जाती है। तो ये एक तरीके से दूषित जल या भोजन इसके संक्रामक एजेंट हैं, और वायरस जो है मल गुहा मार्ग से फैलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी चीज़ें हैं, और कहा जाता है कि जो 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी ये वायरस जिंदा रहता है। तो चाहे आप भोजन को गर्म करो या कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पानी को क्लोरीनीकरण करो उसका, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं कि जो बहुत कुछ ऐसे सैनिटाइज़र हैं जिनके यूज करने पर भी ये वायरस जो है नहीं मरता है, और समय पर अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये नोरा वायरस है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी है, और इससे गंभीर उल्टी और दस्त होते हैं, ठीक है। तो ये केरल में हुआ सबसे पहले। और जान लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री केरल के हैं पिनराई विजयन। और केरल की सीमा जो लगती है वो कर्नाटक से और तमिलनाडु से लगती है केरल की सीमा। तो इतना हो गया केरल के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये एक पुरस्कार है जिसको शॉर्ट में SCBAPP बोला गया है। तो 2023 की घोषणा हुई है इसमें, और 2023 में 23 जनवरी को इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें किसको सम्मानित किया गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2023 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसको दिया गया। तो ये दिया गया उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, जिसको OSDMA बोला जाता है, और लोंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम पड़ता है, इनको दिया गया है, ठीक है। आपदा में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से ये प्रतिवर्ष दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो इस बार 2023 का उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लोंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया, ठीक है। अब अगर बात होती है कि ये किसी संस्था को दिया जाता है तो उसमें प्रमाण पत्र मिलता है और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, और यही अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उनको प्रमाण पत्र के साथ में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि संस्था है तो 51 लाख, व्यक्ति है तो 5 लाख। काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये किस तिथि को मनाया जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा 24 जनवरी को। अब यहाँ जो ये दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इस बार का मनाया गया है अफ़गानिस्तान की महिलाओं के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो उनका थीम है वो अफ़गानिस्तान की महिलाओं के ऊपर है, और मनाता इसको है यूनेस्को। यूनेस्को आप जानते हैं कि एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। मुख्यालय इसका पेरिस और फ्रांस में है, पेरिस शहर में, फ्रांस देश में।
ठीक है, इसका मुख्यालय है और इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वो आंद्रे एंजोले हैं। तो ये आपको याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है ना, पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं आंद्रे एंजोले हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने अफगानिस्तान की महिलाओं के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो ये है जैसा कि आप देख रहे हैं 24 जनवरी को मनाया जा रहा है ये। और जो इसकी जो पहली बार ये मनाया गया था शिक्षा दिवस, वो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था, ये पहली बार। इसका उद्देश्य क्या होता है, विश्व के गरीब और वंचित बच्चों को मुफ्त एवं बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। बुनियादी का मतलब हो जाता है कि वो साक्षर हो जाए, तथा शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और शिक्षा की महत्ता से परिचित कराना, ये इनका हो गया उद्देश्य। और यूनेस्को द्वारा ये इस दिवस का जो ये मनाया गया ये 5वां संस्करण था। और ये अफगानिस्तान की बालिकाओं तथा महिलाओं को समर्पित किया गया है, जिन्हें सीखने, पढ़ने और शिक्षण के अधिकार से अभी वंचित किया गया है, उनके ऊपर इन्होंने इसको मनाया है। अगर हम यूनेस्को के आंकड़े देखते हैं तो विश्व में 244 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल जाने से वंचित हैं, मतलब वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। 771 मिलियन वयस्क निरक्षर हैं। ऐसे जो 700 मिलियन वयस्क हैं, जो जवान युवा हैं, वो क्या है, वो निरक्षर हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है। 2023 के थीम की बात करें तो थीम क्या है, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। ठीक है, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन, ये इनकी थीम है, यहाँ भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये थीम को आपको याद रखना है। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की महिलाओं और बालिकाओं के ऊपर ये आपको याद रखना है, जो इतने पॉइंट आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस तिथि को 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग का 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस। अब बात करते हैं 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस के बारे में। तो इसमें जो 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस है, इसका जो थीम है, जो आदर्श वाक्य है इस बार का, वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग बेमिसाल है और मैं अवश्य वोट दूंगा। ये चीज़, ये इसका थीम है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये हो गया इनके बारे में। अगर जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका उद्देश्य आप जानते हैं कि ये नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, नामांकन संबंधी सुविधाएं, नामांकन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना और इसमें वृद्धि करना। अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और ये 2011 से प्रतिवर्ष देश भर में यह दिवस मनाता है। 2011 से यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह युवा को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है और इसी से ये इनको जागरूक करता है। और जो होता क्या है कि लोकतंत्र देश में एक युवाओं का महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, एक नए सत्ता को, नए सत्ताधिकारी को चुनने में मदद करता है। और अगर बात करते हैं कि ये 25वें जो हमारी CEC है वो कौन है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो कौन, तो ये श्री राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, इस समय जो हम चुनाव आयुक्त बोल सकते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो है कौन, राजीव कुमार। और बात करते हैं यहाँ की जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है 324वें अनुच्छेद में आता है। ठीक है, और जो हमारे इसके मिनिस्टर हैं वो हैं, जो ये हमारे सुकुमार सेन जी है, उस हमारे जो पहले वाले CEC थे और जिनका जो कार्यकाल था वो 1950 से 1958 तक था। तो ये हमारे पहले थे सुकुमार सेन और इस समय हमारे हैं राजीव कुमार, जो 25वें CEC हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को हज रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? तो वो दिया गया है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को और इसकी घोषणा हुई 24 जनवरी 2023 को हुई। अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो स्टेशन है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है और जिसने अभी जीता है, और IGBC
जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसने इनको एक अच्छी रेटिंग देते हुए हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र इनको दे करके इनको सम्मानित किया है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने दीर्घकालीन सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा एवं जल दक्षता, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट हरित पहल, नवाचार, कोई इनोवेटिव चीज़ें और ऐसी बहुत सारे शानदार चीज़ों पे स्टेशन पे काम किया है, जिसकी वजह से विशाखापत्तनम को हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया। अब विशाखापत्तनम जो है फेमस है, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका शायद उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और बात करते हैं कि कितने आपके जोन है, कितने मंडल रेलवे के जोन है, तो वो 18 जोन है, ठीक है। और अगर यूपी की बात करें तो जो हमारा उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन है उसका जो जोन है वो इलाहाबाद है। और हमारे जो अनिल कुमार लोहाटी हैं ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं। और जो हम मंत्री की बात करते हैं तो हमारे जो मिनिस्टर है वो अश्विनी वैष्णव हैं। इतना हो गया आपका रेलवे के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, लास्ट वाला क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पेप्सिको और केयर ने। ये शुरू किया गया है महिलाओं की खेती में जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो विश्व आर्थिक फोरम जो दावोस में मनाया जा रहा था स्विट्जरलैंड के, तो उनका ये वार्षिक सम्मेलन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये वार्षिक में हर बार का सम्मेलन होता है और ये अर्थशास्त्री क्लाउस स्क्वाब द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संस्था है। और इस वर्ष जो है इन्होंने इस चीज़ को मनाया था, ठीक है। तो बात करते हैं और ज़्यादा जो सी फीड्स द वर्ल्ड के बारे में। तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये जो है पुरुषों के बराबर जो महिलाएं होती हैं वो संसाधनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर हम खेती की बात करते हैं तो अगर इनको खेती में लगाया जाए, ठीक है, इनको खेती के प्रति जागरूक किया जाए तो 20 से 30% की खेती में वृद्धि हो सकती है। और इससे क्या होगा कि सर्वे ने ये बताया कि विश्व में जो भूखे लोग हैं 150 मिलियन, उनको वो उतने कम हो जाएंगे अगर महिलाएं खेती में आ जाएंगी। तो समझ रहे हैं, जो अब घर के अंदर बैठी हुई हैं और खेती में भी उनको लगाया जाएगा, ना कि उनको इनकी पढ़ाई सुनिश्चित करा करके कोई सुंदर सा उनको फ्यूचर दिया जाए। सरकार की योजनाएं हैं। तो इस कार्यक्रम में क्या होगा? फसल की उपज को बढ़ाना, BPL परिवार की महिलाओं की आयु वृद्धि करना, स्वास्थ्य एवं संतुलित आहार तक पहुंच बनाना, ये चीज़ें जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा इस सी फीड्स द वर्ल्ड में लागू की गई हैं। और इसका जो प्रारंभ है, ये कार्यक्रम जो है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले से हुआ था और अलीपुर में जो हुआ था, ठीक है, अलीपुर द्वार है वहाँ पे लागू किया जाएगा सबसे पहले। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले लागू किया जाएगा कूच बिहार ज़िले में और अलीपुर द्वार ज़िले में। अब इसमें क्या होगा, पेप्सिको और केयर क्या करेंगे, इनका लक्ष्य क्या होगा? 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना होगा। इनका जो लक्ष्य है वो पश्चिम बंगाल के 1.5 मिलियन से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। ऐसा ये पेप्सिको और केयर कंपनी बता रही है कि वो जो इसमें सी फीड्स द वर्ल्ड महिलाओं के लिए कार्य करेंगे, जो गरीब महिलाएं हैं उनको खेती में रोजगार दे करके, ठीक है, जिनसे 150 मिलियन तक की भुखमरी कम की जाएगी पूरी दुनिया की। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो में जैसा भी आपको लगा कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई सुधार करना है वो आप ज़रूर बताइए हमें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।